मानव में लैंगिक जनन नहीं, मानव में लैंगिक जनन का सबसे पहला स्टेज तुमको जानना पड़ेगा कि मानव में लैंगिक जनन माने जनन की क्रिया का आरंभ कब से शुरू होती है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले तुमको जानना पड़ेगा किशोरावस्था। हालांकि हम लोग क्लास 8 में फिर से बता दें कि किशोरावस्था की ओर एक अलग चैप्टर पढ़े थे ना, उसमें ये बताया गया था कि किशोरावस्था किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक के आयु को हम किशोरावस्था के अंतर्गत रखते हैं ना। थोड़ा सा हम उसको भी बताने का प्रयास किए हैं क्लास 10 में भी कि किशोरावस्था का आरंभ जो होता है असल में किसी भी व्यक्ति का उम्र यदि 12 से 14 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक का आयु के बीच है तो वो किशोरावस्था का एज कहलाता है ना। और इसी किशोरावस्था का एज में जो है ना वो जनन परिपक्वता परिलक्षित होने लगता है। जनन परिपक्वता परिलक्षित होने लगता है कहने का मतलब कि जनन क्रिया के लिए उसको कुछ अनुभव होने लगता है, वो कुछ जानने बूझने लगता है कि ये जनन का किस प्रकार का एक लक्षण है सजीवों के का नहीं। फिर इसी उम्र में लड़कियों में यह गुण पहले दिखाई देता है। जानते हो कि लड़कियों में ये पहले ही परिलक्षित हो जाते हैं, बाद में लड़कों के होते हैं। और इस उम्र में लड़कियों और लड़कों के शरीर में अनेक परिवर्तन होता है, जो कि हम तुमको थोड़ा सा कुछ परिवर्तन को हम बताएंगे और बदलाव भी आने लगता है। ठीक है, असल में किशोरावस्था में ही पुरुषों का एक इतना सारा जो काम होता है ना, जो शारीरिक बदलाव हुआ, जनन क्रिया के लिए जो परिपक्व हुए या जनन क्रिया के लिए जो सक्रिय होते हैं, उसके पीछे एकमात्र जो वजह है वो है हार्मोन्स। तो पुरुषों में एक टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है और स्त्रियों में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है। स्राव होने लगता है, इस उम्र के बाद स्राव होने लगता है। इसीलिए लक्षण जो है ना वो प्रतीत होने लगते हैं लड़के और लड़कियों का। तो यहाँ के बाद हम देखेंगे कि यौनारंभ, अब यही चीज़ यौनारंभ है, इसी को यौनारंभ किशोरावस्था की ओर हम लोग पढ़ेंगे ना। तो यह अवस्था जो है ना, यह अवस्था यौनारंभ भी कहलाता है, यौनारंभ भी कहलाता है। ठीक है, तो यौनारंभ के समय लड़कों के शरीर में किस प्रकार का शारीरिक बदलाव हुआ, लड़कियों के शरीर में किस प्रकार का शारीरिक बदलाव हुआ, हम लोग उसकी चर्चा थोड़ा सा करेंगे अभी। देखो बोर्ड पर जैसा लिखा है ना, हम तुमको इसको बयान करने जा रहे हैं अपनी शब्दों में। ठीक है ना, कहता है कि यौनारंभ के समय लड़कों के शरीर में कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं और लड़कियों के शरीर में कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। हम जो बोर्ड पर लिखे ना उसमें से देखो ना कि दोनों में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मिलता है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसमें समानता है। समानता कहाँ कहाँ पर है, हम तुमको बता दें कि लड़कों के में लंबाई में वृद्धि होने लगता है, तो इसमें भी लंबाई में वृद्धि होने लगता है। जानते हो ना कि लंबाई में वृद्धि जो होता है वो 19 साल तक ही होता है। 19 साल के बाद जिसका एज हो गया ना उसके लंबाई में वृद्धि नहीं होता है, फिर ये वाला वृद्धि होने लगता है इसका, जिसको कहते हैं पार्श्व क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है कि नहीं बेलन का तुम लोग, तो ये वाला भाग का विकास होने लगता है, वो वाला नहीं। अगर ऐसा होता कि अगर बढ़ते रहता ना तो एक आदमी जो 60 साल 70 साल का है वो कहाँ छत को छू लेता है, ऐसा है नहीं। लंबाई में वृद्धि होती है तो बस केवल 19 साल तक के ही उम्र तक होता है, उसके बाद वो वाला ग्रोथ रुक जाता है, ये वाला ग्रोथ शुरू होता है, मोटाना शुरू हो जाता है नहीं। तो वो दोनों में ये घटना घटता है। फिर दोनों में क्या है कि लड़कों के शरीर कांख और जांघों के मध्य भाग में बाल के गुच्छ आ जाते हैं। मतलब कि इन भागों में जो है ना बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके इन भागों में बाल आ जाता है। देखा होगा कि यहाँ पर सीना पर बाल रहता है, बहुत रहता है ना, तो बच्चा के टाइम पर नहीं रहता है, वो 14 साल से ऊपर शुरू होता है, उसके बाद वो परिलक्षित होने लगता है नहीं। शरीर में बाल के गुच्छ आ जाते हैं, कांखों के मध्य भाग, कांखों में और जांघ के मध्य भाग में बाल के गुच्छ आ जाते हैं।
एक और चीज़ जानना तुमको जरूरी है कि चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं और चेहरा तैली हो जाता है। इसके भी चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं और तैली हो जाते हैं। तैली कहने का मतलब कि इस उम्र में जो है ना, लगता है कि तेल नहीं भी लिए हो चेहरा पर ना, तब भी लगता है कि तेल लिए हुए हैं और ख़राब दिखता है। जानते हो, बार बार गर्मी के दिन में अक्सर बार बार धोना पड़ता है फेस को। अभी ठंडा का दिन में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी के दिन में इससे बचने के लिए लड़कियां लोग अपना पर्स में पाउडर वगैरह भी रखता है, चाहे लड़का लोग भी अपना कुछ युक्ति रखता है, रुमाल वगैरह रखा, पोंछते रहता है। उसके बाद पिंपल्स आ जाते हैं। पिंपल्स माने मुहासे, मुहासे आ जाते हैं ना। मेरा चेहरा देखो ना कि इसमें मुहासे का ही दाग था। या थोड़ा सा तुमको पता नहीं चिकना लगता है कि नहीं, लेकिन मैट्रिक के टाइम में हमारा इधर इधर बहुत सारा हो गया था। पूरा फॉर्म भरने के टाइम में जब फोटो खिंचाने जाते थे इधर निकला हुआ है, इसको शांत करते थे इधर निकला हुआ है। इतना सारा हम पाउडर लगाए, क्रीम लगाए, कहीं कुछ काम नहीं करने वाला था। ये हो करके ही रहता है यौनागमन के समय। ये होता है तो होता है। और हमको लगता है ना कि जेनेटिक है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे माँ को भी था, नहीं तो मेरी दीदी को भी था, ठीक है ना, भैया को भी था, हमको भी हुआ। तो ये जेनेटिक होता है। मुहासे आने लगते हैं और चेहरे तैली हो जाते हैं। तुम देखो अपना हाथ में आकर लगता है जैसे तेल आ गया ना, तो उस समय दोनों में ऐसा होता है। बदलाव यहाँ से हुआ, कहाँ से हुआ कि लड़कों का आवाज मोटा और भारी आने लगा। अमिताभ बच्चन बोले, अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे। वो तो सबसे मोटा आवाज अमिताभ बच्चन का है। और अमिताभ बच्चन का गाना कोई और गायक नहीं, खाली एक किशोर कुमार गाता था, उसी में सेट करता है। दोनों का आवाज़ मोटा रहता है, मोटा बोल रहा है तो बड़ा भारी आवाज़ रहता है नहीं। लेकिन लड़कियों का आवाज़ एकदम पतला करता है। जैसे कहीं अगर कहीं बोल दिया, चचा दिया ना, तो ठीक करता है। हम तुमको मैंने बता दें कि वो वाला घटना तुमको नहीं बताया कि 2 गोल लड़ा था तो नहीं बोल पाए, कर दिया। ऐसा हुआ। तो लड़कियों का आवाज़ पतला और सुरीला आने लगता है उस एज में, और लड़कों का आवाज़ में मोटा। इसका मतलब ये है कि ये कंठमणि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है इसका। 8वां क्लास में हम लोग देखे थे वाक्य यंत्र, जिसको हम लोग कंठमणि कहते हैं ना। तो लड़कों का कंठमणि जो होता है वो 20 मिलीमीटर होता है, 19-20 मिलीमीटर होता है। बाहर निकला हुआ दिखता है, हमारा तो नहीं आया है बाहर, ठीक है, लेकिन लड़कों में अक्सर ये बाहर निकला हुआ रहता है। जब बोलता है ना तो ये ऊपर नीचे होता है, ठीक है, उसी के चलते आवाज़ भारीपन रहता है। लेकिन महिलाओं का जो कंठमणि है ना, वो पतला रहता है, वो 15 mm का रहता है, तो उसका आवाज़ पतला और सुरीला रहता है। कुछ लेडीज लोग देखना एकदम भौहा नियर बोलेगा, मोट बोलता है, नहीं तो लगता है कि बाप रे कोई जेंट्स आ गया नहीं, ऐसा लगता है। तो वो आवाज़ पतला और सुरीला हो गया। जानते हो कि लड़कों का कंधा चपटा हो जाता है और सीना चौड़ा हो जाता है। ये फोर्स में जाओगे ना तो ये नापेगा, सीना चौड़ा एकदम 36 इंच का करो। मोदी जी कहते एकदम 36 इंच का सीना होना चाहिए, तब वहाँ पर कश्मीर में तुम टिक सकेगा और सियाचिन का पहाड़ी पर चढ़ सकोगे। न थोड़े चढ़ सकेगा, तो फुला करके 36 इंच करता है पूरा, फिर सुटाता है, तो ये सीना चौड़ा हो जाता है। हाँ होता है ना, तो वैसा बोलते हैं वहाँ पर। और ये कंधा जो है ना, ये वाला भाग चपटा हो जाता है, जबकि लड़कियों का जो कंधा होता है ना वो गोल हो जाता है, और कमर के नीचे का भाग जो है ना वो थोड़ा फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर कहता है कि शुक्राशय में शुक्राणु का स्राव होने लगता है। पुरुषों में शुक्राशय एक जगह बना हुआ है, ठीक है, और उससे शुक्राणु का स्राव होने लगता है। अब वो निषेचन के लिए आगे निकलना चाहता है, मतलब कि जनन की क्रिया में वो भाग लेना चाहता है। तो ये हो गया तुम्हारा। विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, मतलब विपरीत लिंग मान लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, लड़की है तो लड़का के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा। अक्सर ऐसा मैंने देखने आता है, जनरली ऐसा हो जाता है, नहीं चाह करके भी जो है ना ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है ना एक यौनारंभ के समय का ही लक्षण है। फिर क्या है कि पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव होने लगता है इस समय में। जब टेस्टोस्टेरोन का स्राव होने लगता है, साथ में मानसिक क्षमता का विकास, माने इस एज में मानसिक क्षमता का विकास, माने सोचने समझने की क्षमता का विकास होने लगता है। क्या भला है क्या बुरा है
वो समझने लगता है। अक्सर ये कहता है ना कि इस एज में अगर चाह लो तो किसी को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, किसी को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। और जानते हो इसी एज में जो है ना जिहाद बनाता है लोगों को। जिहाद करने का मतलब कि अपने धर्म के प्रति मर मिटने के लिए यहीं से। और मानव बम वगैरह जो बनाता है ना वो इसी उम्र वाला सब रहता है। ये लोग को थोड़े ना कुछ पता चलता है कि क्या करना है नहीं करना है। सो जो आतंकवादी लोग मानव बम बनाता है कि नहीं, वो सब किसी उम्र का है। वो अजमल अमीर कसाब का उम्र कितना था, हमको लगता है 25 साल से नीचे था, जो बन के गया था, टेररिस्ट था वो आतंकवादी। तो मानसिक क्षमता का विकास होने लगता है, दाढ़ी और मूछ निकल आते हैं। जस्ट इसके विपरीत क्या है कि लड़कियों का स्तन का आकार बढ़ जाता है और उसका अग्र भाग जो है ना वो गहरे रंग का हो जाता है। तुम्हारा एक ऐसे जो है ना तो यहाँ पर एक गहरे रंग का हो जाता है भाग, बुझे कि नहीं। तो स्तन का आकार में इस प्रकार का वृद्धि हो गया। और अंडाशय में अंडाशय में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है। और गर्भाशय में निषेचन की क्षमता बढ़ जाती है। ये गर्भाशय नया नहीं है, जन्म से ही वो रहता है, लेकिन वो विकास नहीं कर पाता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है और इस उम्र तक आते आते वो अब गर्भाशय में निषेचन की क्षमता का विकास शुरू हो जाता है। विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है और मानसिक क्षमता का विकास होने लगता है। स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव होने लगता है। लास्ट में हम तुमको लिखा है कि इस अवस्था में रजो धर्म शुरू होता है, जिसको मासिक चक्र कहते हैं ना। वो पहले नहीं 12 साल या 14 साल की उम्र से यह स्टार्ट होता है और ये फिर आगे 45-50 के उम्र तक रहता है। उसके बाद फिर उधर समाप्त हो जाता है। तुमको हम लिखाएंगे रजो दर्शन और रजो निवृत्ति, नहीं क्वेश्चन हम बनाएंगे रजो दर्शन क्या है और रजो निवृत्ति क्या है, उसमें तुमको इस चीज़ को हम बताएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि यौनारंभ के समय लड़कों के शरीर में किस प्रकार के शारीरिक बदलाव हुए और लड़कियों के शरीर में किस प्रकार के शारीरिक बदलाव हुए। सो ठीक है, देखो नर जनन तंत्र के अंतर्गत ये सारे अंग आते हैं। सबसे पहले तुम जानो वृषण, और वृषण में वृषण कोष होता है, माने एक प्रकार का एक थैली नुमा संरचना होता है, नहीं वो वृषण कोष कहलाता है और उसके अंदर वृषण भरा रहता है। ये वृषण क्या करता है कि उसी में शुक्राशय रहता है, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण जब वहाँ से शुरू होता है ना तो शुक्राणु का निर्माण के समय उसका टेम्परेचर 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। इसलिए वो बाहर शरीर के बाहर वो अंग प्रतीत होता है, वो दिखता है, शरीर के बाहर वो झूलता हुआ लगता है। तो ये तुम्हारा शुक्राशय का वृषण और वृषण कोष वही है, और उसी के अंतर्गत तुम्हारा शुक्राशय है। तो शुक्राशय में जब शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसको बाहर निकलने का एक रास्ता जो होता है वो नली नुमा एक संरचना बना हुआ है, जिसको हम लोग शुक्रवाहिनी कहते हैं। ठीक है, शुक्रवाहिनी। और फिर यहीं पर उसी में से नर जन्म तंत्र में ही हम लोग मूत्राशय और मूत्र नलिका देखेंगे, जहाँ पर एक मूत्र का ब्लैडर जो रहता है ना वो शरीर के अंदर रहता है, जो हम लोग समय समय पर उसको त्याग करते हैं ना। तो मूत्र नलिका के द्वारा आता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या है उसको अभी हम लिखा देते हैं क्वेश्चन करके। ये लोगों का नहीं आता है, लेकिन ये वाला जो है ना ये वाला आता है। प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या है सो, ठीक है, और इसका क्या कार्य है वो आता है, इसलिए हम इसका आंसर लिखाएंगे शिश्न, जिसको हम लोग लिंक करते हैं। और ये मूत्र मार्ग हो गया तुम्हारा। मूत्र मार्ग, मूत्र नलिका अलग है और मूत्र मार्ग अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार ये नर जन्म तंत्र हुआ। अब इसमें से हम चले आते हैं इसकी ओर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाओ, तुम लोग यहाँ बता रहे हैं प्रोटेस्ट ग्रंथि ने, प्रोटेस्ट सब हम लोग जान रहे थे, केवल प्रोटेस्ट ग्रंथि का क्या काम है यही हम लोग नहीं जान रहे थे। बाकी सबका कार्य थोड़ा बहुत हम लोग जान गए, सीख लिए ना। तो ये जो है ना असल में दोहरी परत वाली एक ग्रंथि होती है हमारे शरीर के अंदर। नहीं, पुरुषों का ये लैंगिक अंग जिसको बोलते हैं ये है प्रोटेस्ट ग्रंथि। और ये परत दोहरी परत वाली, माने दोहरे परत, दो डबल लेयर वाले होते हैं ना, डबल लेयर वाला होता है, जिसकी नलिकाएं मूत्र मार्ग में खुलती है।
फिगर में देखो दिखाया गया है, वो जो नलिका निकाला हुआ है ना, वो मूत्र मार्ग में ले जा करके उसको ज्वाइंट किया हुआ है, मिला हुआ, वही खुलता है ना। तो उससे एक प्रकार का जो है ना वो द्रव लिक्विड टाइप का जो निकलता है वो क्षारीय होता है। जो लिक्विड उससे निकलता है वो क्षारीय स्वभाव का होता है। ये क्षारीय स्वभाव होने की वजह से क्या करते हैं कि ये वीर्य के साथ मिल जाता है। वीर्य जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, नहीं, हाँ, वो उसमें जाकर के मिल जाता है और वो सीधे पुरुष के मूत्र मार्ग में आता है। और फिर जब जनन क्रिया के समय में जब स्त्री की योनि में प्रवेश करता है तो उसकी अम्लीयता को उदासीन कर देता है, तो इन्फेक्शन होने से बच जाता है। तो इसमें विशेष प्रकार की गंध होती है ना, तो यही है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। तो इसका यही कार्य है और यही इसका पहचान चिन्ह है, ठीक है। तो मादा जनन के नाम कुछ हम लिखे हुए यहाँ पर हैं। तो ये है कि अंडाशय, अंडवाहिका, गर्भाशय, ग्रीवा और योनि, ठीक है। अंडाशय जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है, वो अंडाणु निर्मित होकर के वो अंडवाहिका के द्वारा सीधे वो गर्भाशय में पहुँचता है। तो ये हो गया तुम्हारा गर्भाशय। और गर्भाशय के बाद बाहरी भाग जो है ग्रीवा, और उसका सबसे बाहरी भाग जो है उसको हम लोग योनि कहते हैं, जिसको हम लोग भाग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मादा जनन अंग के नाम हो गए। इसका परिचय कराने से हम बेहतर नहीं समझते हैं, तो लोग इसको सब समझ रहे हैं, ठीक है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ, ये अंडाणु निर्मित होकर के कहाँ जाएगा, गर्भाशय में जाएगा, तो उसके लिए नलिका चाहिए, तो यह हो गया अंडवाहिका, गर्भाशय, ठीक है। बस ये क्लियर। निषेचन तुम्हारा गर्भाशय में हुआ,